ओके सो आज हमने जो एक्टिविटी करनी है बेसिकली वो है हमने assumptions का टॉपिक शुरू से एंड तक की। तो आज हमने वो assumptions के ऊपर ही मजीद और एक्टिविटीज करनी है। इनमें से मैं शुरू करती हूँ। आमना, क्या हुआ? नजर आ रहा है आपको? जी आपकी स्क्रीन आ गई है। ओके, अच्छा जी। आज हमारी पहली जो हमने पहले सिर्फ देख लेते हैं कि हमने assumptions के अंदर क्या पढ़ा था। और assumptions के अंदर जो चीजें हमने पढ़ी थी वो थी कि उसके अंदर जो चीज आती है वो है दैट समथिंग दैट हैज नॉट बीन स्टेटेड बट अपॉन विच द आर्गुमेंट डिपेंड्स। और फिर हमने देखा था इसके अंदर कि विद इन एन आर्गुमेंट an assumption can function as a basic reason, as an additional reason or as an intermediate conclusion। और assumptions का हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो assumption in an argument may or may not be true। so assumption सही भी हो सकती है, assumption गलत भी हो सकती है। ये मेन हमने चीजें आर्ग्यूमेंट में पढ़ी थी। तो हम देखते हैं कि इसकी कुछ और एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी है व्हाट यू आर सपोज टू डू इज दैट रीड दिस। मुझे मैं आपके साथ पढ़ दूंगी और उसके बाद आपने इसके अंदर आइडेंटिफाई करने हैं अनस्टेटेड assumptions and say whether they are assumptions which underlie the basic reason, क्या वो basic reasons है, or the assumptions that function as an additional reason, और assumption we function as an intermediate conclusion। हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं और हमने इसी के ऊपर आज बेसिकली बात करनी है। तो हमने जो है ना वो ये इसको पढ़ना है। अच्छा, men are generally at what psychologists call target directed motor skills, but what the rest of us call playing darts. Most people would say that this is due not due to innate biological differences in the brain, but is due to the fact that upbringing gives boys more opportunities to practice their skills. But there must be some innate difference, because even 3 years old boy is better than girls of the same age at target skills। अब आप इसमें ढूंढें और फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर अनस्टेटेड assumptions क्या हैं, और वो जो अनस्टेटेड assumptions हैं वो क्या बेसिक रीजंस हैं, या वो एडिशनल रीजन के तौर पे स्टेट हुई हुई हैं, या इंटरमीडिएट कंक्लूजन के तौर के ऊपर स्टेट की गई। सबसे पहले तो हम इसमें क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले हम इसके अंदर कंक्लूजन ढूंढेंगे, कंक्लूजन की तरफ। उसके बाद ही हम रीजंस की तरफ जाते हैं ना। तो कौन बताएगा कि कंक्लूजन यहाँ पे क्या है? अच्छा, कंक्लूजन ड्रॉ करने, कंक्लूजन को ढूंढने के कौन से तरीके बताए थे आप? अस्सलाम वालेकुम। स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उनसे हमें कंक्लूजन का पता लगता है। हम्म, वो कौन से वर्ड्स होते हैं? Hence, thus, therefore, ओके, should, must। क्या हदिया अगर ये ना हो तो फिर क्या होता है? देन वी रीअरेंज, और फिर हम देखते हैं कि बेस्ट सुटेबल हमें ये वर्ड्स कौन से सेंटेंस के साथ लग रहे हैं। ओके, चलिए फिर आपको क्या लगता है कि इसमें कंक्लूजन क्या है? अभी मैं पढ़ रही हूँ। आई एम अ स्लो रीडर।
अलियाना, आपकी आवाज जो है ना उसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। आपका माइक सही नहीं काम कर रहा। अब सही है। जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ यही कंक्लूजन है कि men are generally better than women at what psychologists call target directed motor skills. और आगे बढ़िए। But what the rest of us call playing darts. हम्म। मैं- हम्म, ये पूरा जुमला तो यहाँ कंप्लीट होता है। तो यू थिंक जी। ये कैसे आपने लोकेट किया? कि मैंने लोकेट कैसे किया है क्योंकि ये इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका आगे प्रेमिस प्रोवाइड हो रहा है, इसकी रीजनिंग दी जा रही है कि क्यों ये क्लेम वो समझ रहा है। क्या आपने साथ में 10 लगाया है, हेंस लगाया है, बाकी सारी चीजें रीजनिंग लग रही हैं आपको? जी, मुझे भी कुछ सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो कंक्लूजन लग रहा है और बाकी प्रीमिस लग रहे हैं। ओके। वैसे आप दोनों सही कह रहे हैं। चलिए अब मुझे ना बताएं कि जो अनस्टेटेड assumptions हैं वो आगे रीजनिंग आपको नजर आ रही है, तो क्या वो बेसिक रीजन है या वो एडिशनल रीजंस हैं या इंटरमीडिएट कंक्लूजन्स हैं? सोचें। 1 मिनट दीजिए, मुझे कॉल एक आ रही है, मैं अंदर अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर। जी जी। देखिए, हमने देखा था ना कि एक जॉइंट रीजन होती है। एक रीजन को कॉम्प्लीमेंट करती है दूसरी रीजन, है ना। एक इंटरमीडिएट रीजन होती हैं, सॉरी, इंडिपेंडेंट रीजन होती है, जॉइंट रीजन होती जी, मुझे इंडिपेंडेंट रीजनिंग लग रही है। एक तो रीजन इसने प्रोवाइड किया ना कि बॉयज को ना कि जब अपब्रिंगिंग हो रही होती है ऑब्वियसली उनको मोर एक्सपोजर मिलता है जिसकी वजह से शायद ये मोटर स्किल्स जो है वो ट्रेन हो रहे हों। एक ये रीजन है, मेरे ख्याल में बेसिक रीजन हो सकती है। और फिर एडिशनल रीजनिंग वो दे नहीं रहा, बट वो एक काइंड ऑफ एज्यूम ही काइंड ऑफ कर रहा है कि देयर मस्ट बी सम इननेट डिफरेंस भी, यानी वो कहने की कोशिश कर रहा है बट ही हैज नो प्रूफ ऑफ इट राइट नाउ। देयर मस्ट बी सम इननेट डिफरेंस बिकॉज इवन 3 year old बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स। अच्छा ठीक है, उसने प्रोवाइड किया है ये है। कि कौन सा, वो कौन सी चीज है जो कि आपको, कौन से वर्ड्स हैं जो कि आपको रेपिटेशन में नजर आ रहे हैं? मतलब कॉन्सेप्चुअल वर्ड दीजिएगा, वो इज एम वगैरह ना दे दीजिएगा। बट ज्यादा आ रहा है। नहीं, बट नहीं बताना आपने, मुझे बताना है कि हाँ जी, पीपल वर्ड ज्यादा आ रहा है। या आप ये कहें कि जैसे मैं यहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इनेट डिफरेंसेस 2 दफा है, कीवर्ड भी है। हम्म
इननेट बायोलॉजिकल डिफरेंसेस और इननेट डिफरेंस। यानी कि 3 जुमलों के अंदर 2 जुमलों में इनेट बायोलॉजिकल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। जी। जी आप बताइए। नहीं तो हम इसकी एक एज एन एक्सरसाइज हम ये वाली कर लेते हैं, ताकि मैं आपको बता दूं किसके अंदर है क्या बेसिकली। तो फिर अगली में आप जरा थोड़ा फोकस कीजिए ज़्यादा। ओके। तो ये मैसेज आपकी जो इस साइड पे है ना वो लिखा हुआ है आपके लेफ्ट साइड पे, और इसकी कमेंट्री आ गई है रखी। This passage concludes that there must be some innate differences between male and female in a target-directed motor skills, on the ground that even at the age of 3, boys perform better than girls at these skills. But the passage is clearly rejecting the other possible explanation, which it mentions that upbringing give boys more opportunities to practice these skills. तो एक बात कह के ना तो उसी से रिजेक्ट करके उसके पीछे हट के उसको इनेट एबिलिटीज के ऊपर लेके जा रहा है, जो कि गॉड गिफ्टेड जिसको हम कहते हैं ना, इनेट होता है नेचुरली आप गिफ्ट होते हैं। The conclusion thus relies on the assumption that the age of 3 years, age of 3, boys cannot have had sufficient practice at these skills to count for their better performance. यानी अगर हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिस, एज एन अपब्रिंगिंग ले लेना, तो फिर ये आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही चीज है ना, कि फिर ये इनेट एबिलिटी नहीं है। अगर हम इनेट एबिलिटी को लेते हैं तो ठीक है, 3 इयर्स बॉय अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन 3 साल के बच्चे की तो इनफ प्रैक्टिस ही नहीं होती। ठीक है, द assumption कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। Before the age of 3, boys cannot have had sufficient practice at target-directed motor skills to count for the fact that they perform better at these skills than girls of the same age. So ये जो assumption जो है ना, ये function करी है additional reason के तौर के ऊपर। ठीक है, ये एक additional reason दी जा रही है यहाँ पे। जो पीछे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि ये बेसिक रीजंस हैं या आपस में एक एडिशनल डिफरेंसेस दिए गए हैं, या कोई इंटरमीडिएट कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे एक दफा इसको फिर से देख लें, इसी तरह ही हमने इसको आंसर करना है चीज़ों को। जब आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप इसी तरीके की चीज़ें मुझे बताएंगे एक के पैसेज में किस चीज़ के बारे में कंक्लूड किया गया है, और फिर जो रीजंस दी गई हैं उन रीजंस के अंदर क्या चीज़ें हैं सही हैं, मतलब बेसिक रीजंस दी हैं, वो जॉइंट रीजंस हैं, वो इंटरमीडिएट कंक्लूजन है, क्या है। तो यहाँ जो भी जम्पशन है वो बेसिकली एडिशनल रीजन के तौर पे है। आप इंटरमीडिएट कंक्लूजन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगी? इंटरमीडिएट कंक्लूजन होता है, आगे आएगा वैसे, मैं आपको दोबारा पीछे वापस ले जाऊं ताकि मैं एक दफ़ा रिवीजन आपको उसकी करा दूं, रीजनिंग जब हमने पढ़ी थी, ताकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना बोले, मैं इसीलिए रिवीजन क्लास आपको शुरू करवाई है ताकि आपको कुछ भूले नहीं। ये देखिए इंटरमीडिएट कंक्लूजन होता है, ये कंक्लूजन एग्जांपल, द कंपनीज फॉलोज आईएसओ स्टैंडर्ड्स सो इट मस्ट बी रिलायबल। सो अनस्टेटेड स्टेप्स होते हैं। एक मिनट में पीछे जाती हूँ। जी रीजनिंग हम unstated example in argument that support reasons and conclusion। इसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रीजन और कंक्लूजन होता है। ये तो हमने assumptions के ऊपर भी आता है, पीछे रीजंस की तरफ जाते हैं। ये एग्जांपल्स आ गई थी। रीजंस की कितनी टाइप्स होती हैं? फैक्चुअल कॉमन नॉलेज बेस्ड ऑन जनरल ट्रूथ, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती हैं, ठीक है, जहाँ बेस्ड ऑन व्हाट वी सी एंड नो। मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं बाज़ दफ़ा बेस्ड ऑन एथिकल जजमेंट।
प्रिडिक्शन होती है बेस्ड ऑन व्हाट माइट हैपन, और रिपोर्ट एंड एविडेंस होता है बेस्ड ऑन डेटा और अथॉरिटी। और इसके अंदर जो हम मजीद चीज़ें देखते हैं कि जॉइंट वर्सेस इंडिपेंडेंट, ये मैंने छोटा कर दिया था ताकि मैं इसको ना इस तरह से आपके सामने रख सकूं। तो जॉइंट रीजंस जो होती थी वो हमारे पास थी कि which work together if one fails the argument collapses. Independent reasons each can support the conclusion separately. यहाँ पे हमने people who died lose weight, ये joint की example है. Falstaff hasn't lost weight, therefore he cannot have dieted. Both reasons needed together, they support the conclusion. तो independent का आ जाता है cigarette advertising should be banned because it attracts young people, because it makes smoking seem socially acceptable. So each reason independently support the same conclusion. So ये चीज थी हमारी, which type of reason seem stronger and why. इसके बाद हमने कुछ और चीजें मैं पीछे देख लेती हूँ. यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे हमने सारे रीजंस का किया था. तो रीजंस के अंदर हमने वाई रीजंस मैटर ये हमने पढ़ा था. उसके बाद रिकग्नाइजिंग रीजंस की एग्जांपल्स हमने इंडिकेटिव वर्ड्स देखे थे. अच्छा, ये मैंने आपको रीजंस का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया था किस तरह से इवेल्युएट करते हैं रीजंस को. एक मिनट ये देख लेते हैं. Once we identify reason, we can evaluate them. Are they factually true? Are they relevant to the conclusion? Are they sufficient to justify it? Or are they hidden assumptions? So train travel should be cheaper because people won't abandon cars otherwise. So hidden assumption है, cost is the main reason people don't use trains. ठीक है. इसको इंटरमीडिएट कंक्लूजन का मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? मैं नहीं आ रहा. ये तो एग्जांपल्स थी. ये तो एक्सरसाइजेस आ गई. ये इतना मुझे याद है कि मैंने आपको करवाया है. ज़हन में नहीं आ रहा किधर करवाया था. आप में से किसी को याद है कि कौन सी स्लाइड के ऊपर हमने ये किया था? ये तो एक्सरसाइज है. जी बताएं, आप मुझे किसी को याद है कि हमने इंटरमीडिएट कंक्लूजन कहाँ पढ़ा था? मुझे स्लाइड नंबर बता दें. मैं वहीं पे जाना चाह रही हूँ. समरी में लिखा तो है, देखिए. हाँ यहाँ पे लिखा है लेकिन ऊपर कहीं पे नजर नहीं आ रहा. ये इतना याद है कि मैंने इसकी डिटेल बताई भी थी और मैंने एक्सरसाइज भी करवाई थी. यहाँ पे पता नहीं, मैंने शायद इसको स्लाइड उड़ा दी है. कंडीशनल चलिए ये रीजनिंग. बाद में कर लेंगे. वैसे मैंने गूगल से देखा है कि इंटरमीडिएट कंक्लूजन इज अ सब कंक्लूजन नहीं, ऑफ मैंने द, वो बड़े इट इज मजे अ की. स्टेटमेंट. it's a very good there is a very good example that we discussed in the class. ये यहाँ मुझे मिल नहीं रही. यहाँ हाँ जी, ये ऐसे ही है कि वो ना जैसे हम अभी एक एग्जाम्पल करेंगे भी वैसी कि, और उसमें मैंने एग्जाम्पल ये इस किस्म की करवाई थी जिसमें ये था कि देखेंगे कि रीजन सपोर्ट कंक्लूजन और जॉइंट. सम आर्ग्यूमेंट्स हैव इंटरमीडिएट कंक्लूजंस.
और ऑलवेज चेक वेदर दे आर रेलिवेंट, ट्रू और स्ट्रॉन्ग। उसमें जो एग्जांपल मैंने करवाई थी ना, वो थी इस तरह की कि जो रीजंस है ना, वो एग्जांपल थी कि लोगों को अगर ऑप्शन दी जाए ना कि वो अम, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले उसकी सेक्स को सिलेक्ट करें, तो वो अक्सर मेल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अक्सर मेल सेलेक्ट करेंगे, और वो रीजंस, और इसके अंदर ना बीच में ये जो था ना कि वो हमेशा मेल सेलेक्ट करेंगे, ये कुछ इंटरमीडिएट कंक्लूजन था उसका, और फिर आगे उसको रीजन किया गया था। ये हमने, आप बताइए। अच्छा, गूगल हमने, से जो दिखा है वो बताऊं? जी जी जी। Okay, an intermediate conclusion is a subsidiary or sub-conclusion. It is a statement in an argument that acts both as a conclusion and as a premise. It is supported by evidence and in turn supports the final main conclusion. In a way, it functions as a stepping stone in the logical chain, connecting initial facts to the final claim. अब जैसे स्टेटमेंट, ये वाला आपका जो एग्जांपल था ना, इसमें ये था आपका फाइनल कंक्लूजन ये है दैट बॉयज आर बेटर देन गर्ल्स एट दिस सर्टेन स्किल। अब यहाँ पे उन्होंने अपने मतलब मुशाहिदे के साथ उन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ इनिशियल उसमें दोनों में डिफरेंस होगा, जो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल लेवल पे ही होगा। पर ना ये कहना कि सिर्फ अपब्रिंगिंग की वजह से डिफरेंस होता है, ये रूल आउट हो जाता है। सो हियर दे मेकिंग अनदर क्लेम व्हिच इज इन अ वे अ सब कंक्लूजन कि दोनों के बीच पे बायोलॉजिकल डिफरेंस है। अब इसके आगे वो कुछ और भी मतलब अपना एक कंक्लूजन एक डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही हैं विच इज नॉट स्टेटेड, बट अभी फॉर नाउ ये उनका इंटरमीडिएट कंक्लूजन है। फाइनल कंक्लूजन यही होगा दैट बॉयज आर बेटर। Iram, check 195. Is that the one you're talking about? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। या ये वैसे मैंने यही वाली अभी इनको एग्जांपल दी थी, लेकिन एक और एग्जांपल मैंने, आई डोंट नो आपको पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने शायद खुद पढ़ी है। दिस कंपनीज अलाउज ISO स्टैंडर्ड, सो इट मस्ट बी रिलायबल। तो अनस्टेटेड स्टेप्स हैं ये ना, यानी कंपनीज दैट फॉलोज ISO स्टैंडर्ड्स आर रिलायबल, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कंक्लूजन है बीच में, एंड दिस कंपनी फॉलोज ISO स्टैंडर्ड्स, सो इट मस्ट बी रिलायबल। तो वो ये हमने ना सिलोजिज्म जो पीछे पढ़ा था ना, उसके अंदर ये चीजें थी कि मैन इज मॉडल, सोक्रेटिस अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस मॉडल। तो ये बीच में जो होता है ना, वो एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन आता है। लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं ये ज्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। ये ये बहुत लंबी कहानी है, जो सिलोजिज्म पढ़ा जाता था। इसके अंदर बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें भी आती हैं, और मैंने आपको उस वक्त दिखाई भी थी। तो हम डायरेक्ट फिर जंप कर गए थे assumptions के ऊपर ही, क्योंकि ये आगे चल के आएंगी। ये देखिए, अनस्टेटेड इंटरमीडिएट कंक्लूजन, ये हमने एक्सरसाइज भी की थी कि दिस यूनिवर्सिटी इज हाईली रैंक, सो ग्रेजुएट्स विल गेट गुड जॉब्स। तो अनस्टेटेड इंटरमीडिएट कंक्लूजन ये है कि ग्रेजुएट इज हाईली रैंक्ड, यूनिवर्सिटीज आर अट्रैक्टिव टू एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एंड ही हैज years of experience, so he'll manage the project well। यानी कि एक्सपीरियंस हो तो आप अच्छे तरीके, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं। ये इंटरमीडिएट कंक्लूजन के तौर पे ऊपर, विच इज अनस्टेटेड, लिखा नहीं हुआ इधर, लेकिन अज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, ये पिछली क्लास के अंदर ये हमने किए थे, अनस्टेटेड इंटरमीडिएट कंक्लूजन। ठीक है जी, किस क्वेश्चन की था, हादिया ने पूछा था। हादिया, आर यू क्लियर, या इसको दोबारा से मैं आपको करवाए दूं? नहीं नहीं, हम प्रोसीड करते हैं, फिर ऑन द वे, अलोंग द वे हो जाएगा इंशाल्लाह। चले, मुझे था कि मैं वो वाली स्लाइड खोल लेती, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने ना वो कुछ चीजें आपको स्किप करवाई थी। वो मेरे असल में सिलेबस का पार्ट सिलोजिज्म नहीं था। मैं वैसे ही इसमें इंटरमीडिएट कंक्लूजन के साथ वो चीजें आती है, तो वो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था। वो कहीं आगे चल के आएगा, और वो भी जो एक लॉजिक को की तरफ अगर हम ले जाते हैं ना, हम तो रीजनिंग करें,
जो कि बेसिक लॉजिक के साथ पढ़ाई जाती है। रीजनिंग भी लॉजिक के साथ ही होती है ना, लेकिन अगर मैं उस तरफ चल पड़ूंगी ना, तो वो मैथमेटिकल हो जाएगी चीजें, वो इस तरह से कंटेंट नहीं रहेगा, वो और तरह की चीजें आ जाएंगी उसके अंदर। वो ऑल्दो के मोस्ट ऑथेंटिक वे टू इवेल्युएट होता है, लेकिन अभी जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको वो चीजें समझाना विल बी लाइक उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डाल देना है। ठीक है, सो पहले आहिस्ता आहिस्ता हम, अभी आप देखें कि आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो, मतलब हमने सीख लिया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमने सीख लिया कि रीजन क्या होती है, और हमने ये भी सीख लिया कि assumption क्या होती है। अब हमने अगला जो चैप्टर है वो पढ़ना है कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट की इवैल्यूएशन, किसी भी आर्ग्यूमेंट की, अपनी हो या किसी और की, इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये हो कि क्या ये जो आर्ग्यूमेंटेशन की जा रही है ये सही है भी या नहीं। तो ये आज हमारी बेसिकली इस पूरा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन का क्रिटिकल रीजनिंग के, उसका पहले जो मेन हमारे पास टूल्स हैं वो आ गए हैं कि हमें पता चल गया है कि आर्ग्यूमेंट क्या है, प्रेमिस क्या होता है, क्लेम क्या होता है। हम इन टर्म्स की भी अवेयरनेस होगी हमें, और किसी हद तक थोड़ा बहुत हमें ये भी आइडिया हो गया है कि रीजन क्या होती है और इंटरमीडिएट कंक्लूजन क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, इस पैसेज के अंदर हमने ये चीजें देख ली। अब अगला पैसेज है हमारे पास ये वाला, हाँ ये वही वाली आ गई है सेकंड वाले पैराग्राफ। Allowing parents to choose the sex of their children could have serious social cost. There would be a higher percentage of male who were unable to find female partners. Also, since it is true that 90% of the violent crimes are committed by men, the number of violent crimes would rise. अब आपके सामने ये कंटेंट आया है, ये पढ़ के आपको क्या समझ में आई? पहले तो ये बताएं कि इसमें ना राइटर आपको कंक्लूजन जो कंक्लूजन दे रहा है, उस कंक्लूजन तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए वो क्या रीजंस दे रहा है। क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो एक बेसिक रीजन दे रहा है, या एक रीजन दे के फिर उसकी सपोर्ट के साथ दूसरी रीजन भी ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है वो? आपको जनरली पढ़ के इसको क्या परसीव हुआ है, क्या ज्यूम करते हैं आप इसको पढ़ के? कि सेंसलेस बात कर रहा है, नहीं, लेट्स से सेंसलेस ये बात, सेंसलेस नहीं है, बात बात लॉजिकली है, लेकिन आपने बताना है कि वो क्या चीज है जो कि फ्लॉड आपको। लॉजिक। अच्छा मैं बताता हूँ। देखो, अलाउइंग पेरेंट्स टू चूज द सेक्स ऑफ देयर चिल्ड्रन कुड हैव सीरियस सोशल कॉस्ट। ठीक है, इसका ये कंक्लूजन हो गया, ये क्लेम कर रहा है। चलो हम देखते हैं कि इसकी क्या रीजनिंग प्रोवाइड कर रही है कि सोशल कॉस्ट क्यों ज़्यादा हो जाएंगी अगर हमने चूज़ करने दे दिया पेरेंट्स को कि अपने चिल्ड्रन का जेंडर। देयर वुड बी हाई परसेंटेज ऑफ मेल्स हु वर अनएबल टू फाइंड अ फीमेल पार्टनर। यानी ही इज एज्यूमिंग के मोस्टली जो लेट्स से बेटियां होंगी वो भी मेल्स वाला जेंडर चूज करेंगे, राइट? तो मेल ज़्यादा हो जाएंगे, तो आई थिंक ये अजम्पशन है। तो आगे, ऑल्सो सिंस इट इज़ ट्रू दैट 90% ऑफ वायलेंट क्राइम्स आर कमिटेड बाय मैन, द नंबर ऑफ वायलेंट क्राइम्स वुड राइज। क्योंकि मोस्टली लोग मेल को प्रेफर करेंगे एज अ जेंडर, तो मेल ज़्यादा हो जाएंगे और फिर वायलेंट क्राइम्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो एजम्पशन इसमें यही है आई थिंक कि मेल को प्रेफरेंस मिल रही है इसमें, और उससे वो फिर सही राब्ता नहीं बना पा रहा वो ऐसे रीजनिंग है ना, कि मेल ज़्यादा हो मुझे जाएंगे तो क्राइम भी ज़्यादा हो आंसर माय जाएंगे। क्वेश्चन, आलियान आंसर माय हाँ क्वेश्चन, व्हाट्स द जी। कंक्लूजन? कंक्लूजन इज के allowing parents to choose the sex of their children could have serious social costs. ओके, इसको, ये अगर आपको ये कंक्लूजन लग रहा है तो बाकी तो रीजंस रीजंस है ना। जी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसके अंदर वो क्या हमें
हमारी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है ना, कि वो चाह रहा है कि आप, जो मैं आइडिया आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ कंक्लूजन के अंदर, वो आप बाय कर लें। उसको कन्विंस करने के लिए वो हमें कुछ रीजंस दे रहा है कि जी अगर, मतलब, पेरेंट्स को अलाउ कर दिया ना, तो वो लड़कों को ही चूज करेंगे और उसके सोशल कॉस्ट पे करनी पड़ जाएगी। ये रीजन वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है ना। अच्छा, जी। अब सोशल कॉस्ट के ऊपर आगे उसने उसको मेन चीज बनाया ना, उसके फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं हमें। ठीक कि है अगर ना। लड़के ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, कि हाँ फीमेल्स हाँ कम हो जाएंगी, हाँ। पार्टनर मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, पार्टनर नहीं होगा तो पार्टनर ना होने के कॉन्सिक्वेंसेस फिर, ये देखे ना, बीच में एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन भी नजर आ रहा है कि आदमी ज्यादा हो गए, पार्टनर नहीं मिलेगा। एक हम्म कंक्लूजन ये इंटरमीडिएट हो, और ना मिला तो क्राइम ज्यादा हो जाएगा। हम्म। सही है। अब देखें, इसके अंदर भी दो बेसिक्स आपने रीजंस देखी हैं, जो मैंने आपको वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर इफ पेरेंट्स आर एबल टू चूज सेक्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, there would be more parents who choose to have boys than parents who choose to have girls. ये हमारे पास बेसिक assumption आ रही है, लेकिन this assumption underlies two basic reasons in an argument. और वो reasons जो दे रहे हैं वो वही है कि अगर मेल ज्यादा हो गए तो फिर ये मसला हो जाएगा, और मेल ज्यादा, मतलब अगर मेल ज्यादा हो गए तो उनको पार्टनर नहीं मिलेगा, और जब पार्टनर नहीं मिलेगा तो जितनी भी खवातीन होंगी उसके ऊपर उनके झगड़े हो रहे होंगे। ठीक है ना, मतलब जाहिर क्राइम रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। सो ये है दो बेसिक रीजंस दे के ये assumptions को, इस assumption को, हमारी assumption ये है कि मर्द ज्यादा हो जाए तो वायलेंस भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है। चलिए अगली एक्सरसाइज देखते हैं। When people live in houses for long period of time, they develop strong commitment to the local neighborhood. So यहाँ पे कॉमा होना चाहिए एक बार। So a fall in house prices may have beneficial effect. The middle class will become enthusiastic campaigners for better school and against vandalism, traffic congestion and noisy neighborhood. अब बताइए कि इसके अंदर कंक्लूजन क्या है। जो रीजंस हैं वो बेसिक रीजंस हैं या जॉइंट हैं, एडिशनल रीजंस हैं, और यहाँ पर इंटरमीडिएट कंक्लूजन भी आपको लगेगा। अच्छा, सो फार तुमने क्या बताया ना कि अगर हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ही जगह रह रहे हो तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे नेबरहुड में हो जाती हैं, तो फॉल होता है हाउसेस प्राइसेस में, और जो बेटर इफेक्ट लेके आता है हमारे लिए। और फिर साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि जो मिडिल क्लास है, आप सब नॉइजी चीजों एंड को नेबर, ना अलग कर रही हैं। हाँ, इसको इसको ये कॉन्टेक्चुअली एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। सिर्फ क्लोज नेबरहुड में ज्यादा देर रहने के बाद उसकी हाउसेस की प्राइसेस भी फॉल हो जाती हैं, और जो बेटर स्कूल्स की उसके ऑप्शंस है वो उसके पास आ जाती हैं, और नेबरहुड में ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा हो जाता है। ये सारी एक ही के साथ लिंक कर रहा है कि अगर हम ज्यादा देर नेबरहुड में टाइम स्पेंड करते हैं तो। इसका पहले मुझे बताएं ना कि कंक्लूजन क्या है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फाइंड इज के राइटर आपको, हमने कहा था कि कंक्लूजन बेसिकली वो होता है कि राइटर हमें, हमारा जो है ना वो चेंज करवाना चाह रहा होता है व्यू पॉइंट। मेरे ख्याल में इसके जो कंक्लूजन है ना वो है, फॉल इन हाउस प्राइसेस में हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट। क्यों ओके फॉल? आलियाना, आपने सो देख लिया इसलिए आपको लगा। हाँ क्योंकि इसकी रीजनिंग ये दे रहा है कि अगर हाउस प्राइसेस कम हो जाएंगी तो मिडिल क्लास वाले क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो घर नहीं बेचेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब प्रॉफिट नहीं होगा वो ज़्यादा देर तक उसी नेबरहुड में रहेंगे,
तो व्हेन पीपल लिव इन हाउस फॉर अ लॉन्गर पीरियड दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, तो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट डेवलप हो जाएगी नेबरहुड में। तो जब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट पैदा हो जाएगी तो दे विल बिकम एंथुजियास्टिक कंपेनर्स कि ठीक है स्कूल भी बेटर होने चाहिए, गली भी टूटी हुई है तो इसको बना दो, और तोड़ फोड़ भी नहीं होनी चाहिए। तो यस। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट लाइन कंक्लूजन है, लास्ट लाइन इंटरमीडिएट कंक्लूजन है, और जो बीच वाला है वो बस अलग से कोई रीजनिंग दी हुई है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट। अच्छा ना, ये ना एडिशनल रीजनिंग हो रही है यहाँ पे वो आर्गुमेंट कंक्लूड्स दैट या a एडिशनल रीजनिंग। continued fall in house prices may have beneficial effect। ठीक है, यानी fall in प्राइस अगर घर की कीमत कम हो जाए ना तो इसके एक बेनिफिशियल इफेक्ट आते हैं। ये आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, द रीजन गिवन फॉर दिस इज के मिडिल क्लास विल बिकम एंथुजियास्टिक कैंपेनर्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर एनवायरनमेंट। और एक और जो इंटरमीडिएट कंक्लूजन, दिस इज इन itself is an intermediate conclusion supported by a claim that when people live in houses for longer period of time तो एक association develop हो जाती है ना, they develop a stronger commitment to the local neighborhood। This reason would not fully support the intermediate conclusion without assumption that if house prices continue to fall, the middle class are likely to move houses less frequently। मतलब अगर सस्ती हो जाए तो वो जहाँ रह रहे हैं वहीं रहते रहेंगे, वो कभी इधर उधर मूव करना नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे जो assumption हमें इस पूरे को पढ़ के आती assumption आती है that the continued fall in house prices is likely to lead to typical middle class homeowners occupying a house for a longer period of time। यानी कि अगर घर सस्ते होना तो लोग जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करेंगे, वो वहीं रहेंगे क्योंकि उनकी एक, अब हमारे यहाँ भी आप देखें ना कि घर, अब हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हो मूव कर रहे हो, उनको कहीं चले कहते नहीं मैंने अपने घर में ही रहना। तो एक एसोसिएशन डेवलप होती है उनको अपने एनवायरनमेंट से ना, दे आर कंफर्टेबल विद दैट। सो पीपल, और खासतौर पे मिडिल क्लास मेंटालिटी में, द होम ओनर्स विल ऑक्यूपाई द हाउस, वो मूव नहीं करेंगे वहां से। अभी आप देखें ना कि सैलाब वगैरह आते हैं ना तो लोगों को कहा जाता है ना कि यहाँ से निकल जाओ, तो वो कहते हैं नहीं हमने अपना घर छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, तो assumption function एज एन एडिशनल रीजन, वो रीजंस के रीजंस दे रहा है कि घर सस्ते हैं तो लोग वहाँ रह रहे हैं, और रह रहे हैं तो इसकी वजह से जो है ना वो उनको अपने एनवायरनमेंट से, चूंकि ज्यादा देर से रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट से एसोसिएशन हो गई है। तो ये अगला देखते हैं जी। If the money has been stolen, someone must have disabled the alarm system because the alarm easily wakes me if it goes off। ठीक है, so the culprit must be the member of security firm which installed the alarm। Now, what do you think is the conclusion, and then what kind of reasoning is done over here? मैं बता दूं या किसी और ने बताना? जी जी, बताइए बताइए। कंक्लूजन तो वही है ना, सो के बाद जो आ रहा है, द कल्प्रेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी फर्म विच इंस्टॉल्ड द अलार्म। ये कंक्लूजन है। अरे उसकी फिर से रीजनिंग बोलिएगा, जी। आप फिर से बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन ये है, सो द कल्प्रेट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी फर्म विच इंस्टॉल्ड द अलार्म। ओके, रीजनिंग क्या? क्योंकि सिक्योरिटी फर्म वाले जो बंदे हैं, अलार्म सिस्टम जो था ना वो डिसेबल हो गया था। अगर अलार्म सिस्टम होता तो मैं उड़ जाता। तो ये रीजनिंग है। तो अगर अलार्म सिस्टम डिसेबल है तो वो किसी अंदर के बंदे का ही काम है। तो दिस इज द रीजनिंग। हम्म, ओके।
ठीक है, दैट्स वन वे टू लुक एट इट। कोई और डिफरेंट तरीके से बताए? The assumption is that somebody outside the house has disabled the alarm system, not inside. नहीं, मेरे ख्याल में assumption है कि someone must have disabled alarm system. Yeah, but the conclusion is saying that it's from the security firm, not that a household member has disabled the alarm system. अच्छा, इसको ना पता नहीं है कि अलार्म डिसेबल हुआ है या नहीं हुआ, इसकी बस आंख नहीं खुली। तो एजम्पशन यही है कि अलार्म सिस्टम ना डिसेबल हो गया होगा, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली, क्योंकि अगर अलार्म Yeah, बजता तो मैं उठ जाता। yeah, that's another assumption he's making, that he'll always wake up when the alarm system goes off. आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या लगेगा? सिचुएशन है ना ये। कि घर का भी बंदा जो है पैसा चोरी कर सकता था, और और भी हो सकती है ना, मतलब कोई और भी रीजन हो सकती है। रीजन तो कौन, बहुत सी और भी हो सकती हैं। हम असल में सीख यही रहे हैं ना कि लोग जो है ना वो बातें इस तरह से घुमाते हैं कि हमें वो सच लगने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है वो रख के भूल गया हो। जी चलिए हम चेक करें। There are a number of unstated moves in this argument. The following outlines of the structure of the argument identifies them. Assumption number one: the alarms did not wake me. Reason दी है कि the alarm easily wakes me if it goes off. These two are taken together to support an unstated intermediate conclusion, जो कि है मतलब, और फिर वो intermediate conclusion assumption number 2 भी है, that alarms did not go off. मतलब अलार्म मुझे उठा देता है, और मतलब अलार्म ने मुझे नहीं उठाया, हालांकि अलार्म मुझे उठा देता है। तो उसका मतलब मिक्स कर लें तो होता है कि अलार्म जो है वो बजा ही नहीं है जी। This in turn supports an intermediate conclusion. Again, conclusion number 2. If the money has been stolen, someone must have disabled the alarm. पहला conclusion आ गया, पहला intermediate एक ऊपर आया था, the alarms did not go off. दूसरा आ गया हमारे पास कि किसी ने डिसेबल कर दिया, पैसे इसलिए गुम हो गए। फिर आगे आता है this taken together with another unstated assumption, which is assumption number 3 आ गई। Only the member of security firm which installed the alarm could have disabled it. ठीक है, जो कि फिर सपोर्ट करता है मेन कंक्लूजन को। So the culprit must be member of security firm which installed the alarm. So इसका मतलब ये हुआ कि assumption number 1 and 3 function as additional reason, और assumption number 2 function as intermediate conclusion. ये साइड पे ना आपके ये लिखा भी हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने साथ साथ में इसीलिए ये कंटेंट साथ ही सामने रखा होता है ताकि आप इसको देख के इसको करते हैं। पीछे करूं, यहाँ से समझ आ जाएगा, पीछे ये है। कुछ समझ में आ गया? एक्चुअली ना कॉमन सेंस से ना कुछ समझ आ जाती है, बट जब हमें टेक्निकली इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं ना कि ये मेन कंक्लूजन है, ये इंटरमीडिएट है, ये मेन एजम्पशन है, ये इंटरमीडिएट है, तो वो ना थोड़ा बहुत सर से ऊपर से गुजरा होता है। शायद प्रैक्टिस की कमी है। जो अच्छा ये देखिए ना कि इसने ना किस तरीके से हमें ना, इसीलिए मैंने कंटेंट बेस्ड कोर्स रखा हुआ है ताकि आपके सामने कंटेंट लिखा हो ना। वो मतलब मैंने आपका कोर्स इस तरह से डिजाइन नहीं किया क्योंकि हमने सोचा था कि हम जो है ना वो वीडियोस वगैरह भी करेंगे और सब ना, लेकिन अभी तक जो है ना वो लोग वॉलंटियर नहीं करते इवन रिवीजन क्लास कराने के लिए भी। ठीक है, करके बैक ऑफ भी करते हैं। तो रिवीजन आप लोग करते जाएंगे, साथ साथ आपकी अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब देखिएगा कि जो हमारी वो है ना मनजा, उनको सबसे ज्यादा समझ आई हो, आज वो बेचारी क्लास में भी नहीं आएंगे।
आई थिंक शी सेंट मी अ मैसेज कि आज उनकी कोई वो एग्जाम है या कुछ है, आज वो नहीं आई। जी। तो इस इतने छोटा सा ये पैसेज है और उसके अंदर कितना कुछ है। ये पहले assumption है, फिर उसकी रीजन दी है, फिर दूसरा कंक्लूजन उससे, उन दोनों से मिलके एक कंक्लूजन भी ड्रॉ हो रहा है और एक assumption भी बन रही है, और फिर उस assumption को देख के एक इंटरमीडिएट कंक्लूजन और ड्रॉ हो रहा है, फिर उसकी वो उसको देख के फिर एक और assumption बेस हो रही है। मतलब और एडिशनल रीजंस है 1 और 3, और बेसिकली जो नंबर 2 वाला है ना, वो ही आपका मेन इंटरमीडिएट कंक्लूजन बेसिकली। चलिए जी, अगला देखते हैं। द कैंपेन टू इरेडिकेट मीजल्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। द कैंपेन टू इरेडिकेट मीजल हैज बीन सो सक्सेसफुल दैट मेनी डॉक्टर्स have never seen an actual case. Ironically, this put those people who do contact the disease in a greater contact the disease in greater danger than they would have been before. The disease can cause serious complications, and it is difficult to diagnose without previous experience because the symptoms are similar to those of several other diseases. बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से पढ़िए इसे, समझने की कोशिश कीजिए कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है वो। मीजल्स आई थिंक खसरे को कहते हैं। मीजल्स में हम वो दाने निकल आते हैं ना, बुखार हो हाँ जी, जाता है। जी जी, वो जी और जी, आपके ना खसरे गले को के कहते अंदर हैं। भी दाने हैं। इस बात का मतलब बताएंगे, who do contract the disease, ये नहीं समझ आ रहा। this put मैं those सम few people who do जिनको contract जिनको the मीजल्स disease। हो गए ना, हम्म। who do contact the disease and are in greater danger, मतलब जिनको मीजल्स हो गए। ओके। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करता हूँ जी जी। कि मीजल्स बहुत कॉमन थे, ठीक है। तो हमने एक कैंपेन जारी की जिससे मीजल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, ठीक है। अब हम्म, मीजल्स आर वेरी रेयर, एंड व्हेन दे आर वेरी रेयर तो बहुत चंद लोगों को मीजल्स होंगे। अब जब चंद लोगों को मीजल्स होंगे, मीजल एक खतरनाक बीमारी है, ठीक है। तो डॉक्टर्स आर नॉट एक्सपोज टू पेशेंट्स जिनको मीजल हुआ है पहले। लेट्स से एक डॉक्टर है, उस पर मीजल का केस आता है, तो डॉक्टर विल बी लाइक आई हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस क्योंकि मीजल तो खत्म हो गए हैं। तो दैट पुट्स दैट पेशेंट इन अ ग्रेटर डेंजर, क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर के पास आ गए जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिसने मीजल पहले ट्रीट किया हो। तो अब डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाएगा कि इसको मीजल हुआ है या फिर कोई और बीमारी है, क्योंकि मीजल्स के जो सिम्टम्स है ना, दैट आर सिमिलर टू अदर बीमारी एज वेल। तो दिस हैज ऑल पुट दैट पेशेंट इन मोर डेंजर। मुझे ये समझ आइए। बिल्कुल सही समझ आई आपको। यानी कि किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस उसको स्टडी कर लेना काफी नहीं है ना, थियोरेटिकली उसके सामने बैठ के उसके मतलब देखना प्रैक्टिकली कि ये बंदा है, इसको ये बीमारी है। यानी हाँ, बिल्कुल एजम्पशन यही है कि डॉक्टर्स आर, अगर डॉक्टर पास कोई पेशेंट आया है तो ही विल रिलाई मोर ऑन हिज एक्सपीरियंस रेदर देन उसने थ्योरेटिकली भी ऑब्वियसली मीजल्स को पढ़ा ही होगा ना, तो ही कैन ट्रीट इट और डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर डिजीजेस, इंस्टेड जी, के उसके पास रेगुलरली मीजल्स के पेशेंट आते रहे हों। और फिर मीजल्स के जो सिम्टम्स हैं वो दूसरी बीमारियों के साथ काफी मिलते जुलते हैं, तो जिसका एक्सपोजर नहीं होगा हो सकता है वो गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाए। हम्म।
थैंक यू। अच्छा, इस पे आपको इंक्लूजन निकाल लेना, राइट? हाँ, ये आपके सामने आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये वाले, सॉरी। इनको आंसर करें मुझे। अच्छा, इसमें कंक्लूजन यही है कि जो फ्यू पेशेंट्स हैं जिनको मीजल हो रहा है, जो कि रेयर केस है, दे आर इन मोर डेंजर राइट नाउ, ये इसका क्लेम है। और इसकी रीजनिंग ये यही प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है उसको ट्रीट करने के लिए, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि मीजल्स है या कोई और बीमारी है। तो ये इसकी रीजनिंग है। और एजम्पशन यही है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है सिर्फ, बल्कि थ्योरेटिकली भी इफ दे हैव द नॉलेज दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीजल्स एंड अदर डिजीजेस। तो ये इसकी एजम्पशन है। ओके, एनीबॉडी एल्स? क्या हम ये assume कर सकते हैं कि द campaign इज नॉट एक्चुअली दैट सक्सेसफुल, बिकॉज जो पेशेंट आएगा तो वो तो मिसडायग्नोज भी हो सकता है। नहीं, ये कंक्लूजन नहीं हम ड्रॉ कर सकते, क्योंकि हम नीचे ये बता रहे हैं कि मीजल्स के सिम्टम्स दूसरी बीमारियों से भी मिलते हैं। ये रीजन हो सकती है गलत डायग्नोसिस की। नहीं, assumption की बात कर रही हूँ। कैंपेन की बात नहीं करेंगे। ओके। पेन तो सक्सेसफुल ही है ना। अब व्हाट डू यू वांट के ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं मीजल्स के? नहीं ना, ऑब्वियसली कम होने चाहिए। तो कैंपेन तो सक्सेसफुल है। जो डॉक्टर्स हैं उनको थेरेटिकली स्ट्रांग होना चाहिए कि वो डिफरेंशिएट कर सकें। ऑब्वियसली मीजल्स का डाटा तो मौजूद होगा ना। राइट, ठीक है। जो लोग स्टडी करते हैं, आप देखें कोविड आया ना, नो सॉरी, कोविड का कोई आइडिया नहीं था ना, इट वाज अ न्यू डिजीज, मगर था तो वो नमूनिया ही ना, था तो वो लंग्स डिजीज ही ना, सांस का मसला ही था ना। तो अब देखें कि हम कहते हैं कि कोविड-19 खत्म हो गया ना, तो अब जब कोई आता है सिमिलर सिम्टम्स के साथ, तो उस चूंकि अब वो हम अज्यूम कर चुके हैं कि कोविड खत्म हो गया, तो हमारा दिमाग उधर जाता ही नहीं है कि हो सकता है इसको कोविड ही हो। और फिर जो डॉक्टर भी हैं, चूंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है एक चीज के बारे में, जो डॉक्टर नए बने हैं ना, उन्होंने तो कोविड-19 को ट्रीट होते हुए, कोविड-19 के पेशेंट्स को सफर होते करते हुए नहीं देखा, इसलिए उनकी ट्रेनिंग कोविड-19 के पेशेंट्स की नहीं है, तो हो सकता है वो उस कंक्लूजन पे ना पहुंच सके। हाँ, कोई पुराना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा जिसने कोविड पेशेंट्स भी देखे हुए हैं, वो ये कह सकता है कि ये कोविड के सिम्टम्स लगते हैं। So the experience matters more na than the theoretical knowledge. जी, बट एजम्पशन हुई ना यहाँ पे। कोई और डिस्कस करेगा इसको या हम आगे चले? चलिए, conclusion of this argument is that few people who get measles are in greater danger than they would have been when measles were more common. measles जब कॉमन थे तब डेंजर कम था, इसलिए क्योंकि सब उसको डायग्नोज इजीली कर लेते थे। Two reasons are offered as jointly supporting this claim: that many doctors have never seen the case of measles, and the disease is difficult to diagnose without previous experience. It would now follow that measles sufferers are in greater danger in these circumstances if their
were no effective treatment for measles. So assumption जो होती है वो ये है the complication caused by measles can be treated in some with some success if measles is diagnosed. अगर diagnose ही नहीं हुआ तो ये assumption is an additional reason. यानी कि वो ट्रीट भी उस सूरत में हो सकता है जब वो डायग्नोज होगा, और पीछे वो सारे फियर्स भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ ये समझ में आ गया, इसको एक दफा देख ले, पढ़ लें। दो रीजंस जो दिए हैं ना यहाँ पे, आप देखें जो दो रीजंस उसने दिए हैं ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, वो जॉइंट रीजंस हैं। What does that line mean? It would not follow that measles sufferers were in greater danger in these circumstances. कहाँ पे है ये? हाँ, ये it would not follow that measles sufferers were in greater danger in these circumstances if there were no effective treatment for measles. कि इसका ना बेसिकली जो उसने ये बोला है कि जब एक चीज अज्यूम कर ली जाती है ना कि वो खत्म हो चुकी है, तो लोग उसके बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं ना। और अगर वो बीमारी किसी को लग जाती है तो फिर वो खतरनाक हो जाती है, इसलिए क्योंकि उस तरफ किसी डॉक्टर का ध्यान ही नहीं जाना। दैट इज वाई दे आर इन ग्रेट डेंजर ऐसे सर्कमस्टांसिस में जहाँ पे अज्यूम किया गया है कि वो इरेडिकेट हो गई है, खत्म हो गई है। और ये बेसिकली इट वुड फॉलो ना, ये ट्रांजिशनल के तौर पे ऊपर वाले रीजन के साथ ना जोड़ने के लिए ये वाला वर्ड यूज किया है कि ये मतलब जब डॉक्टर्स जिन्होंने मीजल्स के केसेस नहीं देखे और उनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसका क्या नतीजा होगा कि वो जो पेशेंट है वो खतरनाक, उनके लिए खतरनाक हो जाएगा ऐसे सर्कमस्टांसेस के। मीजल्स के लिए इनएक्सपीरियंस डॉक्टर है क्योंकि उसने मीजल पेशेंट्स पहले कभी नहीं देखे। तो ये बेसिकली ये ना, इट वुड नॉट फॉलो दैट, ये ट्रांजिशन है पिछले आइडियाज के साथ जोड़ने के लिए। एक बीमारी होती है जिसका इलाज है, एक बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं है, एक बीमारी है जिसका इलाज है मगर वो कॉमन नहीं है। तो वो लोग उसका इलाज भी भूल चुके होते हैं, उसको डायग्नोज करना भी भूल चुके होते हैं। हालांकि अगर मीजल डायग्नोज हो जाए तो उसका इलाज है। सही। अच्छा जी, ये भी इंटरेस्टिंग है। देयर इज मच हायर इंसिडेंट ऑफ हार्ट अटैक एंड डेथ from heart diseases among heavy cigarette smokers than among people who do not smoke. It has been thought that nicotine was responsible for the development osteosclerosis, cirrhotic diseases in smokers. It now seems that real culprit is carbon monoxide. In experiment, animal exposed to carbon monoxide for several months show change in arterial walls that are indistinguishably from osteoporosis. कंक्लूजन क्या है? रीजनिंग कैसे की गई है?
Conclusion is that real culprit is carbon monoxide. ये आपने And कैसे, ये कंक्लूजन आपने कैसे ड्रॉ किया, मतलब कैसे आपको लगा कि ये ही कंक्लूजन? राइटर क्या हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है? in the sense that the reason why there is higher incidence of heart attack and death from heart disease among cigarette smokers is because of carbon monoxide and not nicotine. Like before, it was wrongly thought that nicotine was the cause, but now the real culprit is carbon monoxide. And this is proven by इसका the मतलब है कि जो स्मोकर्स के अंदर हार्ट अटैक, इनकी जो डेथ होती है या हार्ट डिजीजेस होती हैं, मैं जो इसे assume कर रही हूँ आपकी बात से, आप कहना चाह रही हैं कि स्मोकर्स के अंदर जो हार्ट हार्ट डिजीजेस होती हैं या डेथ होती हैं, उसकी कॉज निकोटिन नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड है. दैट्स द कंक्लूजन. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. yes. ये कौन से लाइन में आपको ये चीज नजर आ रही है क्लियरली? It now seems that the real culprit is carbon monoxide. डू यू थिंक इट इज अ कंक्लूजन? Intermediate conclusion, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंटरमीडिएट? because that it becomes the reason for the final conclusion, which is the higher incidence of heart attack and death. जी, एनीबडी एल्स? थैंक यू हाशर. हम इसमें दो अलग अलग सिनेरियोस पुट कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लाइन में तो एजिड और यंग को किया हुआ है कंपेयर, और नीचे जो है वो फिर दो सब्सटेंसेस को किया हुआ है कंपेयर. तो देयर कुड बी मल्टीपल सिनेरियोस हियर. जो ना सिनेरियो नहीं है, जैसे पीछे हमने प्लॉट किया था ना इसको, ये प्लॉटिंग करते हैं इसको. ये जो आप ये पीछे देख रही थी ना इसके अंदर, वो देखें, ये जो हमने इस तरह से प्लॉट किया था ना, ये इसको प्लॉटिंग कहते हैं. आप assumption निकालें, रीजन निकालें. assumption, इंटरमीडिएट कंक्लूजन. ये इंटरमीडिएट कंक्लूजन है, assumption नंबर 2 है. इसको प्लॉट करें और इसको प्लॉट करके अपने सामने लिखें. आपको पता है इसमें एक चीज को वो निगेट भी कर रहा है. वो कह रहा है कि निकोटिन वाज नॉट द केस एक्चुअली. ये जो ऑस्टियोसोरोसिस व्हाटएवर जो है ना, रोटिक डिजीजेस होती है ना, ये बेसिकली वो होते हैं जिसमें ना आपकी आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और वो जम जाता है. ये प्लाक की तरह होती है, ये जम जाती है उसके ऊपर या उसके अंदर, जिसकी वजह से जो है ना हार्ट डिजीजेस होती है. क्योंकि वो जो उनकी आर्टरीज होती है वो छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है. हम्म अच्छा, ऑथर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द रियल कल्परेट इंस्टेड ऑफ मोनोऑक्साइड. निकोटीन, जो कि पहले समझा जा रहा था. इसमें ये काइंड ऑफ बाइनरी अप्रोच, जिस तरह अभी आपने बोला, अप्रोच कर रहा है कि या तो निकोटीन होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, दोनों भी हो सकती हैं टू सम एक्सटेंट. बट ये कह रहे हैं रियल ज़्यादातर कार्बन चलो मोनोऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल. उसकी वो रीजनिंग क्या दे रहा है कि हमने टेस्ट किया एनिमल्स पे, और उनकी हमें जो रिजल्ट मिला इस एक्सपेरिमेंट में वो ये था कि उनकी जो आर्टीरियल वॉल्स थी वो सिमिलर, वही डिजीज जो है लिखी हुई उससे सिमिलर, यानी इफेक्ट्स हमें मिले. तो इसमें एक एग्जाम्पशन ये हो सकती है कि कैन वी एक्सट्रापोलेट द रिजल्ट्स अप्लाइड ऑन एनिमल्स टू ह्यूमंस. एक ये मुझे एजम्पशन लग रही है. और सेकेंडली यस, वही एजम्पशन कि सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल है या निकोटीन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है. तो ये दो एजम्पशन मुझे लगे.
The argument concludes that carbon monoxide, rather than nicotine, which causes the higher incidence of atherosclerotics, whatever, diseases among smokers than among non-smokers. Sorry? It's atherosclerotic. Thank you. Thank you, Hadia. The evidence it gives is that, it gives for this is that animal exposed to carbon monoxide for several months have shown symptoms of the disease. Two assumptions are needed in order for this evidence to support the conclusion that smokers exposed to carbon monoxide and that carbon monoxide affect human and animal in the same way. ये जो अभी आर्यन भी कह रहे थे ना कि क्या वो जो जानवरों के ऊपर जो करवाया हुआ है क्या वो सिमिलर इफेक्ट डालेगा ह्यूमन पे भी तो ये दो चीजें आ जाती हैं assumptions can be stated as follows. Smokers experience higher exposures to carbon monoxide than do non-smokers. इसलिए smokers को हार्ट डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं. Exposure to carbon monoxide has the same effect on human as it does on animal. So both A and B function as additional reasons. एक मिनट पीछे करिएगा. आप पीछे का Detect- कोई नहीं है ये आपके सामने लिखा हुआ है सेम पैसेज. अच्छा सॉरी. तो फिर हमने इसमें जो पैराग्राफ था उसमें राइटर ने ठीक है चलिए आगे समझे. ठीक है. देखिए आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले ऊपर मैंने लिखा है कंक्लूजन क्या था. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना रादर देन या निकोटिन. सही है. ठीक है ठीक है जी. एवरीवन क्लियर. जी. हाजिरा हलिया. Yes. अच्छा जी अगला देखते हैं जी. पेशेंट ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ who either died shortly afterwards or were revived have often reported vision of places of exquisite beauty, intense feeling of peace and joy, and encounter with loved ones who had predeceased them. These experiences clearly suggest that there is life after death. Skeptics often claim that such phenomena are caused by change in brain that precedes death because these phenomena resemble certain altered state of consciousness that can be induced by drugs or organic brain diseases. This objection fails, however, because most of the patients whose experiences of this nature have been reported were neither drugged nor suffering from brain diseases. पहले तो ये बताइए कि इसमें राइटर ने कंक्लूजन क्या दिया. There is an afterlife. ओके ये हादिया ने बोला. ठीक है आगे बताइए. Yes. और anyone who has like a different conclusion. नहीं, कंक्लूजन यही है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ. एक एथियस्ट बन के सोचिए और फिर बताइए मुझे. हम मुसलमान हो गए नहीं बायस्ड हो जाएंगे आप. Okay, so because the patient were not drugged or suffering from the brain disease, thus their experience must be legit. ये क्या है हादिया. Conclusion.
अब मुझे बताएं कि ये आपने कहा कि दिस लाइफ आफ्टर दैट, ये किस किस्म का कंक्लूजन है? हमने कंक्लूजन की टाइप्स पढ़ी थी ना। मुझे भी एग्जैक्टली नाउन याद नहीं हुए। ऑप्शन से हम एक सेलेक्ट कर लेंगे। हमने याद है आपको, हमने पढ़ा था शुड होता है, मस्ट होता है, नॉट होता है, उसके साथ कुछ उसके नाम थे। पॉसिबिलिटी, नहीं, ये Factual. देखो नंबर लिखा सामने लिखा हुआ है, ये देखें क्या लिखा हुआ है। सजेस्टिव, हाँ, ये सजेस्टिव कंक्लूजन। okay, so this sign that these experiences clearly suggest that there is life after that. Then this line is the conclusion, suggestive conclusion. ओके, बाकी भी ट्राई करें ना। ईमान, आप भी बोलो बेटे, आप लोग सोबर, तैमूर हैं, यासिर हैं, धारा। आपने कहूट यूज़ किया हुआ है मिस इरम? क्या किया हुआ है? कहूट यूज़ किया हुआ है? नहीं। कहूट में ना, अभी मैंने अरेबिक मॉड्यूल स्टार्ट किया ना अपनी कम्युनिटी में, तो उसमें हमने एक प्रैक्टिस सेशन रखा हुआ है कहूट पे। उससे होता है कि सब, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कंपटीशन। लेट्स से आप अभी एक्सरसाइजेस करा रही है ना, आप कहूट में कराएंगी ना, तो वी ऑल विल बी देयर ऑन द वेबसाइट। आपको हम सबके रिस्पॉन्सेज शो हो रहे होंगे, एमसीक्यूज टाइप हो जाएंगे ना, तो उससे आपको सबकी पार्टिसिपेशन मिल जाएगी। यू विल इंश्योर कि एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स, कि कितने लोगों को समझ आ रही है। 7 आंसर्स गलत दिए हुए हैं, 3 आंसर सही हैं, देन यू कैन इलेबोरेट ऑन दैट। तो इट इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर टीचिंग, अगर आप एक्सप्लोर कर लें। आप मुझे ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे ना प्राइवेट मैसेज में भेज दें, ठीक है? दैट्स अ ओके गुड इंशाल्लाह। आइडिया। जी बेटे, ये भी बताइएगा जैसे, क्योंकि वो ना वहाँ पे पार्टिसिपेशन रहेगी तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इट इज़ टाइप ऑफ अ गेम, तो मज़ा आता है, एक एंगेजमेंट भी पैदा हो जाती है। हम्म। चलिए, नहीं, हम इसको ना देख ही लेते। Conclusion of this argument is that reports of near-death experiences are evidence that there is life after death. वही वाली बात आ गई। Near-death experiences shows that there is life after death. The reason given for this is that most of the patients who have reported experiences of this nature were neither drugged nor suffering from brain diseases. जो स्केप्टिक्स कहते थे ना कि या इनको ड्रग किया होता है या इनको कोई ब्रेन का डिजीज होता है, उसके अंदर कोई केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से ये सारी बड़ी एग्जॉटिक किस्म की फीलिंग्स जो है ना उनको आ रही होती हैं, या उनको ड्रग किया होता है या उनको कोई दिमाग की बीमारी होती है। This reason is offered as a rejection of explanation by skeptics that experiences are caused by change in brain which precedes death and which are similar to change produced by drugs or brain diseases. ठीक है? फिर उसके बाद वो कहते हैं the argument relies on assumption that these changes could occur only as a result of drug or brain disease, which of course the skeptics would deny. So the assumption यहाँ पे क्या आ जाती है? Assumptions हमारे अंदर, the change in brain would produce altered state of consciousness could not occur in absence of drug or brain diseases. तो यहाँ पे जो assumption है वो additional reason के तौर पे दी गई।
कि ये दिस माइट साउंड वेरी बेसिक, लेकिन मैं assumption और रीजनिंग मैं ये सोचूं कि हम खुद से assume करेंगे कि ओके ये रीजन दी हुई है, और मतलब हम assumption वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। एक है कंक्लूजन, पहले हमने पढ़ा, हमने कहा कि एंड देन कंक्लूजन होता है, उसके बाद हमने पढ़ा एविडेंस, ठीक है, जिसको हम प्रेमिस भी कहते हैं। यस, उसको पढ़ के ना हम कुछ अपने यहाँ ज्यूम भी करते हैं। जैसे मैं अगर किसी बंदे को किसी के साथ और रूड रिटर्न तरीके मुझे से, करेक्ट लगता। देखिए हादिया, सॉरी, अगर आप किसी को किसी शख्स के साथ बुरी तरह बात करते हुए देखोगी तो आप क्या ज्यूम करोगे? अगर हम इस नजर से किसी टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वो तो फिर हम हर बंदा अपने अपने सब्जेक्टिव बाइसनेस में कर रहा होगा वैल्यूएशन। जी, इसीलिए कहा जाता है assumptions कैन बी ट्रू और कैन बी रॉन्ग। इसी का लेकिन जो अगला अभी चैप्टर हमें जब पढ़ना है तो हमने इवेल्युएट करना है कि मैं जो अज्यूम कर रही हूँ सही है भी कि नहीं। अगला हमारा यही टारगेट है। लेकिन जो एजम्पशन हमने यहाँ पे कंक्लूड की है, ये तो एविडेंस है, ये एजम्पशन कैसे हो सकती है? दिस इज अ सॉलिड रीजन। देखिए मैं बताऊँ आपको, दो चीजें हैं। एक बंदा है, वो ना मतलब एक एक्सपीरियंस करता है, और वो एक्सपीरियंस ये करता है कि वो अब डेथ के करीब था और उसने बहुत ही ऐसे चीजें देखी अपने इर्द गिर्द ना, ठीक है। दूसरा बंदा उसको देख के ये कहता है कि भाई उसने ये कंक्लूड किया, एक वो कहते हैं इंटरमीडिएट कंक्लूजन उसने ड्रॉ किया कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन जो स्केप्टिस्ट थे वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो हुआ है ना इस बंदे के साथ, कि उसको बड़ी अच्छी फीलिंग, पीस एंड जॉय, और उसको अपने ऐसे लोग जिनसे वो बहुत मोहब्बत रखता था वो भी नजर आए, ये जो उसकी, और कई लोग तो वापस आ जाते हैं ना वहां से, मतलब ठीक हो जाते हैं, और कईयों की डेथ हो जाती है, वो चले जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो उसे एक बंदा ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। दूसरा पॉइंट, ये जिसको डिस्कर्सिव राइटिंग कहते हैं वैसे, कि एक ही चीज के बारे में दो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं, दो दो या दो से ज्यादा। दूसरे स्केप्टिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये फिनोमेना होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये उनके साथ होता है जो कि जिनको ड्रग्स दी हो या कि उनको जहन दिमाग की कोई बीमारी हो, यानी कि ऐसी ड्रग्स दी गई हों जिससे एक ऐसे केमिकल्स होते हैं ड्रग्स के अंदर जो कि आपको ये सब कुछ फील करवा सकते हैं, या आपकी कुछ दिमागी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको ये फीलिंग्स आ सकती हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये मतलब ऐसे देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, ये आप ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, बस ये किसी ड्रग की या दिमागी कोई फतूर है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ। अब ये दोनों बंदों की आपने बात सुनी है, सुन के आपने एक अपना एक अज्यूम किया है। अच्छा, इसका मतलब है कि जब कोई दिमाग, जब हम इस ऐसी कॉन्शियसनेस जो है ना, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, जब ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं तो हमें ये एक तो ये है कि या वो नियर टू डेथ होती है, पहली बात। दूसरी बात, वो नियर टू डेथ होता है, डेथ नहीं होती। बाद लोगों की वो दे रिवाइव, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन होता है, ये एक्सपीरियंस होता है नियर टू डेथ का। तो ये जरूरी नहीं है, ये ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है और ड्रग्स के बगैर भी हो सकता है। ये ब्रेन डिजीज इसकी वजह से भी हो सकता है और उसके बगैर भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। सो एक ग्रुप कहता है कि ये उसने इसको लाइफ लाइफ आफ्टर डेथ के साथ लिंक कर दिया, दूसरे ने कहा कि नहीं भाई, ये तो कोई दिमागी फतूर है, इसका दिमागी बीमारी थी इसको। तो जो भी चेंज, क्योंकि हमारा दिमाग ही वो देख रहा है ना, वो हमें दिखा रहा है सामने। The change in brain which produces altered state of consciousness could not occur
in the absence of drug or brain disease. यानी कि एक कंक्लूजन ये भी निकल आया, एक तो ऊपर ही हमें मिल गया ना कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, एक कंक्लूजन ये भी निकल आया कि जो है ना ये ड्रग या किसी ब्रेन डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है। सो ये एडिशनल रीजन है। एक रीजन ये है कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, दूसरी रीजन अजम्पशन ये है। So is it a reason or assumption? अजम्पशन, रीजन नहीं अजम्पशन है, क्योंकि दिस इज नॉट क्लियरली स्टेटेड बेसिकली कि ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो cannot occur without the absence of drug. Okay. तो ये एडिशनल रीजन बनेगी कंक्लूजन की। अब आप देखें कि आपने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हुआ है, देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो डू यू थिंक कि लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर ये वाली assumption फिट आती है? अब अनबाइस्ड होके देखिएगा। The change in the brain which produces all that state of but not current. नहीं, आपने कंक्लूजन जो ड्रॉ किया वो ये था ना, क्या कहाँ गया? This life after death. Second line में लिखा हुआ है. या देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, किधर है? Second line. देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, ये है ना, ये ना एक एक पार्ट हो गया ना एक चीज का। फिर अगला दूसरा है, दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने। इसको मैं जैसे आपसे कह रही हूँ एक ही चीज है, दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है. देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक बंदा है जो नियर टू डेथ से वापस आ गया, ठीक है ना, वापस आ गया। अब वो आपको ये कहानी सुना रहा है कि जी मैंने ये देखा ये देखा ये देखा, ठीक है। जी जी. अब उसकी तो डेथ नहीं हुई, आपको तो ये पता है, आप मुसलमान हैं, आपको पता है देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा उसको सस्पेक्ट नहीं करेंगे कि यार इसको कोई बीमारी तो नहीं है, इसको कोई ऐसी दवाई दी गई है, या फिर इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? डायग्नोसिस हो सकते हैं ना इस तरह। क्योंकि ये चीज जो है वो सिर्फ उन लोगों के साथ होती है जिनकी डेथ होने वाली होती है ना, उनको ये चीजें नजर आती हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो आपके सामने ऊपर वाला आ गया, गुजर गया, बंदा वापस आ गया। लेकिन क्या ऐसी कोई इसको ड्रग दी गई थी जिसकी वजह से लेकिन इसने देखिए, एक्सपीरियंस किया? या क्या इसको कोई दिमाग के अंदर कोई कोई ब्रेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया? क्योंकि इसकी डेथ तो नहीं हुई। हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट को एक तरफ रख के अगर देखें इस पैसेज को, तो लास्ट लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, they were neither drugged or suffering from the brain disease. So this is evidence. This is not an assumption. This is an evidence कि this experience can happen without brain disease or by the influence of the drugs. But then this So, can be an assumption at the same time that this person is drugged. इसको भी आप निगेट नहीं कर सकते। हो सकता है ना कि ठीक है बाज लोगों के साथ ड्रग नहीं किया गया, बाज लोगों को ब्रेन इशू भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना जिनको वाकई में ड्रग किया गया। आप जब जब yeah. इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, जब आप इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं या कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ना सिचुएशंस को, आप हर एंगल से देख रहे होते हैं कि क्या क्या इसको वाकई में ड्रग दी गई होगी, क्या वाकई में इसका दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप इसको भी रूल आउट, आपको रूल आउट करना पड़ेगा इसको भी, कि चेक करें इसका जी, टेस्ट करवाएं कि इनको कोई ड्रग तो नहीं की गई।
या इनका एमआरआई करवाएं कि इनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जो बातें कर रहे हैं। तो जहाँ वो चीज आप कह रहे हैं कि सपोर्ट करेगी, वहां पे ये वाली चीज जो है, इसको भी रूल आउट आपको करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? थैंक यू। चलिए, हम लोग तो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आगे चलते हैं। Okay, the growth of urban population of the US has put increasing pressure on farmers to produce more food. Farmers have responded by adopting labor saving technology that has resulted in further displacement of population to cities. As a result, the farm population, formerly a dominant pressure group in, in national politics, has lost political power. अब मुझे बताएं, यहाँ पे ये बहुत मजे का है ये, इसके अंदर कंक्लूजन क्या है? लास्ट लाइन है कंक्लूजन। ओके, रीजन करें इसे। Because they are not dominant anymore, they do not have any political power. Why? Because farmers adopted the labor saving technology and more population moved towards urban areas Hmm. for their growth, and but they do not have any political power, so their growth might also be affected by that. जी, बाकी भी सोचें और बताएं। एक तो ये जो एग्जांपल्स है ना, इनकी इंग्लिश इतनी मुश्किल है ना कि इनको 2-3 दफ़ा पढ़ना पड़ता है एक तो, फिर एब्जॉर्व करना पड़ता है, सारी एनर्जी उधर ही वेस्ट हो जाती है। तो ऐसी एग्जांपल हो सकती हैं जो हम रियल लाइफ में रिलेट भी कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली ऑथर ने ना अपने रियल लाइफ से रिलेट की होती है। आर्यन, अभी तक मैं जितनी आपको एग्जांपल देती रही हूँ ना, वो आप हम्म। सोचो कि वो एक चैप्टर के अंदर वो एग्जांपल नहीं थी, वो मैंने बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल किस्म की एग्जांपल, लेकिन नाउ वी आर ग्रेजुअली, हम लोग ना बिगर पैसेजेस की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ी लैंग्वेज भी। अच्छा, ये वाली वैसे तो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीजें बीच में आ रही हैं डिफिकल्ट थोड़ी सी, लेकिन जनरली है इजी नहीं, वो टाइप समझ आ जाती है, बट एब्जॉर्ब करने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत लग रही होती की। है। नहीं, वो एक ना रीडिंग एग्जाइटी भी होती है, उस एग्जाइटी को ओवरकम करें, फिर हम्म। आपको फोकस करना इजी हो जाए। सही। तो इसमें जो मुझे समझ आई ना कि द ग्रोथ इन द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द यूएस हैज़ पुट इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर फूड। यानी जो सिटीज़ हैं उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इससे क्या हुआ है, एक प्रेशर आ गया फार्मर्स पर कि आप ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करो क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गया। फार्मर्स हैव रिस्पॉन्डेड बाय अडॉप्टिंग लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। अब फार्मर्स ने लेट से प्रोडक्शन बढ़ाई है अपनी, बट उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसमें अब लेस लेबर रिक्वायर्ड है। तो जब लेस लेबर रिक्वायर्ड है, लेस लेबर विलेज में होगी, वही वाली लेबर अब उसी सिटी में जाके नंबर इंक्रीज कर देगी, और ऑन दी अदर हैंड फिर फूड डिमांड रिलेटिवली ज़्यादा हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द फार्म पॉपुलेशन फॉर्मरली अ डोमिनेंट प्रेशर ग्रुप इन नेशनल पॉलिटिक्स हैज़ लॉस्ट पॉलिटिकल पावर। अब पॉलिटिकल पावर को एज्यूम करें कि इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ पीपल
यानी नंबर ऑफ पीपल जितने ज़्यादा होंगे उतनी पॉलिटिकल पावर ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ पीपल कम हो गए हैं तो पॉलिटिकल पावर डिक्रीज हो गई है। तो मेरे ख्याल में ये एजम्पशन है, क्योंकि आई थिंक पॉलिटिकल पावर इज मोर रिलेटेड टू द पीपल हु आर पावरफुल, बेशक वो कम नंबर में हो बट उनकी नेटवर्किंग ज़्यादा हो। तो इट डजेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ द नॉर्मल ऑडियंस, यानी इट डिपेंड्स ऑन द पावरफुल पीपल ओनली। तो ये assumption मुझे लग रही है। I think another assumption I can see here is that the reason they've given for displacement of the farming population moving to cities is solely because of the labor saving technology. उसके अलावा तो दूसरी reasons भी हो सकते हैं for the the next generation farming families to prefer cities over their farms. सही कह रही हैं, आप दोनों ठीक कह रहे हैं, मगर आलियाना आपने ना जो जहां से आके ना बिल्कुल टच करते करते पीछे पलट गए, वो ये था कि आपने ना ये जो देखें डोमिनेंट प्रेशर ग्रुप जो है ना लेबर का, वो इस वजह से था कि लोग गांव में रहते थे। हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो वोट्स पे है, नंबर ऑफ पीपल पे है। Since more people move to the urban areas, less are left there. बेशक कि वो सारे वो जो फूड का जो प्रेशर है कि पूरा करना है, उसको वो पूरा कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन उनका जो मैन पावर है ना, या मैन पावर वहां से चली गई है और वो उनके वोट्स खत्म हो गए हैं। हम्म और हमारे यहाँ क्या, पूरी दुनिया में आपको पता है पॉलिटिक्स वोटिंग पे चलती है कि आपके पास कितना नंबर है। इसलिए नंबर। उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो है ना वो पावर लूज कर दिया, बिकॉज ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि उनके पास वहां पे काम नहीं रहा, तो वो मूव कर गए, शहरों की तरफ चले गए हैं। तो उसकी वजह से वहां पे नंबर ऑफ पीपल कम हो गए, जिसकी वजह से उनकी पॉलिटिकल पावर भी कम होगी। ऑल्दो वो दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी यूजिंग टेक्नोलॉजी, उनको लोगों को तनख्वाहें नहीं देनी पड़ती, मगर उनकी पॉलिटिकल पावर कम होगी। चलिए जी, बट इसके अंदर इसमें एजम्पशन ये भी है ना कि जो पॉलिटिकल पावर है इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, जिस तरह भी आपने बोला कि वोटिंग। बट ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल पावर, अगर लेट्स से जूस हैं, सो जूस हैं, वो पूरी दुनिया को काइंड ऑफ चला रहे हैं। तो लेस नंबर ऑफ पीपल with the on the right places, you can say, with the right contacts, with the right power, you can say, तो उनकी पॉलिटिकल पावर ज़्यादा हो सकती है। सो ओनली इसको रीजनिंग बनाना कि नंबर ऑफ पीपल कम होने से पॉलिटिकल पावर डिक्रीज कर जाएगी, आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू, इट इज़ एन एजम्पशन। यूर राइट। ये जो चीजें हैं ना यही हमने देखनी है। यहाँ पे देखें कि जो लास्ट सेंटेंस है ना, एज ए रिजल्ट द फार्म पॉपुलेशन, फॉर्मली पॉपुलेशन वर्ड यूज हुआ है, फॉर्मली अ डोमिनेंट प्रेशर ग्रुप। पहले वो प्रेशर डाल लेते थे पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, अब नहीं डाल पाते, मतलब दे हैव लॉस्ट देयर पॉलिटिकल पावर। फिर आप देखें यहाँ पे आपने पॉपुलेशन का वर्ड देखा है, फार्म पॉपुलेशन। फार्मर्स हैव रिस्पॉन्डेड इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी दैट हैज रिजल्टेड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अगेन पॉपुलेशन आ गया, ठीक है, पीछे ऊपर पहले में भी पॉपुलेशन का जो 3 जुमले हैं ना, यहाँ पे 3 sentences are there. Urban population, then in second sentence you have population, in third sentence you have population. आप ये देखें कि बेसिकली कहानी सारी पॉपुलेशन बेस्ड चल रही है। पॉपुलेशन बड़ी अर्बन में, इसलिए फूड की ज्यादा जरूरत है, इसलिए ज्यादा चीजें बनाओ, ज्यादा चीजें उगाओ। उसकी वजह से टेक्नोलॉजी यूज हुई, और टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों को जॉब्स खत्म हो गई रूरल एरिया में। तो वो लोग जो गांव में रह रहे थे वो भी फिर शहर आ गए, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं थी वहां पे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पे जो चूंकि लोगों की रिहाइश कम होती गई, नंबर कम होता गया, तो उनकी पॉलिटिकल पावर भी कम हो। I think
what Alian is saying also has a point, and what you are saying is absolutely right. But the very fine and subtle difference यहाँ पे जो है, it's about the dominant pressure group and not a political group. So the farmers are basically, they played the very dominant role of putting the pressure on the government to move their policies in their favor. So now that pressure has reduced because of the number dropping down. So it's not the dominant political group of farmers, it's a dominant pressure group that they made up before versus now. तो जितने ज्यादा लोग होंगे उनकी ज्यादा प्रेशर होगा गवर्नमेंट पे, जितने कम लोग होंगे तो ऑब्वियसली उनकी वॉइस भी उतनी कमजोर होगी, so less pressure. So it's not about how strong the political group is, it's how strong the pressure they're able to put on the government. So that is what this last statement is, formally a dominant pressure group, not a political group. तो इट्स बेसिकली द गेम ऑफ नंबर्स एक्चुअली, वही मैं कह रही हूँ, नहीं ना, क्योंकि वहां से लोग डिस्प्लेस कर गए उस सो वजह से। नॉर्मल बंदे जिनके पास पावर नहीं है वो उतना प्रेशर नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो कि एक बंदा जो कि हाई पोस्ट पे है वो उतना प्रेशर प्रोवाइड कर सकता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज़ अबाउट योर पोस्ट या योर इंडिविजुअल लिंक्स और नेटवर्क। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, आप जो आलियान बात कर रहे हो ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर की है। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो इट्स अबाउट नंबर्स। आप बात सही कर रहे हो, आई नो, क्योंकि आप कहते हो कि जूस जो है वो कम नंबर में है, लेकिन उनका प्रेशर ग्रुप बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सिर्फ आप टेक्स्ट तक रहे, यहाँ पे जो वो बात कर रहा है कि वोट्स कितने हैं आपके पास। एक बंदा है जिसके पास 10 आदमी काम करते थे, उसने एक मशीन लगा ली, उसको सिर्फ 2 लोगों की जरूरत रह गई है, उसने 8 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, वो 8 लोग शहर चले गए हैं। अब उसके पास मैन पावर में सिर्फ 2 लोग हैं, यानी कि अगर उसने अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई होगी ना, तो वहां पे सिर्फ 2 वोट पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस जी जी। एंगल से आप देखें कि मैन पावर मूव कर गई। अब पीछे उनके पास वो उस तरह ना मैन पावर है, बेशक कि उनका काम चल रहा है क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे मूव कर गए, लेकिन नंबर ऑफ ह्यूमन वहां पे कम हो गए, लोग कम हो गए। जी। तो ये इसलिए ना चीज। वो एज्यूम कर रहा है कि पॉलिटिकल पावर इज ओनली लिमिटेड टू द नंबर ऑफ पीपल। तो ये एग्जाम्पशन जी मुझे नजर आया। जी जी। Political power of the farm population is dependent upon the size relative to the rest of population, ये assumption है। और यहाँ पे argument concludes that the farm population in US has lost political power, ये उनका conclusion है। The reason उसने जो दी है कि लोग urban साइड पे मूव कर गए हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ द फूड, और चूंकि टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, एग्जैक्टली वही चीजें यहाँ पे लिखी हैं। तो ये जो फंक्शन assumption है ना, ये एडिशनल रीजन के तौर पे आ रही है, ठीक है। जी। अच्छा, आप अभी करना चाहोगे इसे कंटिन्यू, कि ये मैं बाकी चीजें आपको भेज देती हूँ, आप इनको खुद करें, क्योंकि एक स्लाइड के ऊपर एक्सरसाइज है, दूसरी स्लाइड के ऊपर उसका आंसर भी है। तो आई वांट यू टू डू इट ऑन योर ओन, इसको पढ़ें और करें, क्योंकि हमारे काफी टाइम हो गया है अब, ठीक है। तो इसको पीछे सारा रिवाइज करके फिर इनको बैठ के अटेम्प्ट करें, ठीक है जी। और किसी को अगर मेरी राय से इत्तेफाक ना हो तो भी बता दें अभी। वो जो हमारा था ना इंटरमीडिएट कंक्लूजन, उसके लिए भी मैं कुछ कोशिश करती हूँ आपको नोट्स वगैरह बना के भेज दूँ। फिर अच्छा हम ऐसा मिस। भी कर सकते हैं कि जो आपकी एक्सरसाइजेस बची है वो अगले क्लास में कोई रिवीजन के साथ प्रेजेंट कर दे, वो वाले एग्जांपल्स, ठीक है। इफ एनीबॉडी वांट्स टू। आमना की पर ट्रैक ना हो, क्योंकि ये ना हमारी क्लास थोड़ी सी ढीली होती जा रही है। मैंने रिवीजन इसीलिए हाँ, लोग भी रखवाई कम हुई हो है गए। कि लोग जो है ना अपना ग्रुप्स बनाएं इनके, और इनमें ना रिवीजन का एक एक बंदा आलियान, आपने बना। करना है, अब हमें पिक करना पड़ेगा लोगों को, कौन करेगा। अभी कोई पिछली तो दफा ओनरशिप मैंने लेगा, ऐसे जैद तो को कोई नहीं चुना हो था, रहा। और जैद लास्ट टाइम के ऊपर भाग गए थे। मतलब एक दिन क्या था, मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया पिछली सैटरडे को, और मैंने वो ITCN जाना था यहाँ पे हम कंपनी की तरफ से, माजरत पिछली दफा मैं हाजिर नहीं हो सकी। तो वो पूरे साल के बाद वो होता है, और वो बहुत ज़रूरी होता है कंपनी की तरफ से अटेंड करना। तो मैंने कहा, तो वो मैंने जैद को बोला हुआ था, वो फिर बिल्कुल मॉर्निंग में मुझे मैसेज आया कि जी आई हैवंट डन इट।
फिर मैंने दोबारा मुनज़्ज़ा से कहा, पता मैंने है। उनको कॉल की, फिर उन्होंने बना के तो करवा दिया था। एक्चुअली ये मेरा भी ना लास्ट सैटरडे ऑन था, ऑफिस था ना, वरना मैं कर लेता कुछ ना कुछ। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगले सैटरडे आप करेंगे अलियान, वी आर डिपेंडिंग ऑन यू। जितने भी एग्जांपल बचे ठीक है। वो आपने इसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स जो कवर हुए सिलोजिज्म वाले वो और ये वो ओके, समझा और के मैं आपने कहूट में करूँगा इंशाल्लाह, एग्जाम्पल ठीक के है, थ्रू ताकि करवाने हैं सबको। कहूट हाँ में हाँ, करूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया गो हो जाए। अहेड, डू इट, नो प्रॉब्लम, ओके वी डोंट हैव कोई इशू। बात नहीं, डू इट। हम अब भी ये सीखेंगे आपसे फिर। हम भी सीखेंगे, हाँ बिल्कुल। ओके इंशाल्लाह। ठीक है जी। ओके नॉट ऑल द रिवीजन, ओनली ठीक दीज है। एग्जांपल्स, राइट? हाँ तो चलिए अरेस्ट ये एग्जाम्पल से जो हरारत कॉन्सेप्ट है ये वो भी तो तो समझाएंगे ना आप। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि ना बहुत वर्कलोड है। ओके वो ठीक है। नहीं नहीं, ओके, कोई नहीं, टेंशन नहीं वर्कलोड लेना, लेना वी आर सीखिए, देयर, बहुत विल बी काम करने हैं हेल्पिंग आप यू। सबको। हम आपके ओके, साथ हैं, हम आपको हेल्प करते जाएंगे, ठीक है। ओके इंशाल्लाह। चलिए चलिए जी, जज़ाकल्लाह खैर इरम। थैंक यू सो मच। वही है कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच।